नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां आपको बता दें मध्य पूर्व का तनाव अब चरम पर पहुंच गया है और मध्य पूर्व के दो बड़े खिलाड़ी इजरायल और ईरान के बीच तनातनी जारी है और दोनों तरफ से संकेत और बयान धार तेज कर रहे हैं, क्योंकि ईरानी सांसदों ने अब सर्वोच्च नेता खamenei से अपील कर दी है कि वो परमाणु परीक्षण करें और इजरायल को अपनी ताकत दिखाएं, जबकि इजरायली रक्षा मंत्री ने हमलों का साफ संकेत देते हुए कहा है कि ईरान पर इतना घातक हमला किया जाएगा कि वो हैरान रह जाएगा। अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है। अमेरिका पश्चिम एशिया में शांति चाहता है, क्योंकि अशांत पश्चिम एशिया अमेरिका के हितों के खिलाफ है। इसलिए बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और इसी बातचीत के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या नेतन्याहू बाइडेन तय की गई सीमाओं को तोड़ने वाले हैं। इस बीच हमास के चीफ सिनवार का एक बयान सुर्खियां बना हुआ है और सिनवार ने हमास लड़ाकों से कहा है कि वो इजरायली जवानों पर आत्मघाती हमले करे। माना यही जा रहा है कि इराक में मौजूद हमास समर्थक गुट इजरायल पर ड्रोन से इजरायल के ही ऊपर ड्रोन से हमले को दे सकते हैं अंजाम। तमाम बड़ी खबरें आपके सामने, लेकिन सबसे पहले तनाव से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग, क्योंकि पहली तस्वीर हुती विद्रोहियों के मिसाइल टेस्ट की। अब आपको बता दें फिलिस्तीन 2 नाम की मिसाइल के टेस्ट को लेकर यह खबर सामने आई है, जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज होने का दावा किया जा रहा है। इजरायल के सफीदा में रॉकेट अटैक की भी तस्वीर सामने आई है। लेबनान बॉर्डर से दागा गया रॉकेट। आईडीएफ ने गिराया हिजबुल्लाह का निगरानी टावर। इजरायल सीमा से सटे इलाके में एक्शन की ये तस्वीर आई सामने। बेरूत में इजरायली एयरफोर्स की स्ट्राइक को लेकर भी खबर है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमले की ये तस्वीर। अब आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान पर वार, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट से हमले के बाद की ये तस्वीर आई है सामने। और हिजबुल्लाह के गुप्त ठिकानों पर आईडीएफ के छापे की तस्वीर। सीक्रेट ठिकाने, खतरनाक हथियार यहां पर बरामद किए गए हैं और आईडीएफ ने यह वीडियो किया है जारी। साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बाद अब अलग अलग जगहों से हिजबुल्लाह की मिसाइल को भी बरामद किया जा रहा है। एक घर में छिपाकर रखी गई मिसाइल की यह तस्वीर सामने आई है। सिफडॉग की मदद से मिसाइल का पता लगा। सीरिया में इजरायल की एयर स्ट्राइक, कार फैक्ट्री पर इजरायली बॉम्ब कैसे बरसे, ये देखिए तस्वीर। इसी हमले में पूरी फैक्ट्री तबाह। तो हिजबुल्लाह के जारी किए गए ऐसे वीडियो से अब हम करेंगे शुरुआत, क्योंकि इस वीडियो के आधार पर दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली मिलिट्री ठिकाने हिजबुल्लाह के रॉकेट की जद में हैं। अब हिजबुल्लाह ने यह वीडियो जारी किया है और आसमान में ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया है। हिजबुल्लाह का यह दावा कि हाइफा की जासूसी की गई है और हाइफा के मिलिट्री बेस की जासूसी के दावे को लेकर खबर को समझेंगे। आपको बता दें एयर डिफेंस लोकेशन को निशाना बनाने की यह चेतावनी मानी जा रही है। अब इन तस्वीरों के साथ साथ एक जगह का मैंने जिक्र किया है, वो है हाइफा। अब हाइफा की जासूसी की जा रही है, दावा हिजबुल्लाह कर रहा है। हाइफा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाइफा के मिलिट्री बेस की जासूसी का मतलब क्या है? 2 सहयोगी और एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि बता दूं, अचल मल्होत्रा सर इस वक्त फॉर्म डिप्लोमेट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इसको लेकर सवाल करूंगी, लेकिन आज मेरे सहयोगी मनीष झा एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन से हमें ज्वाइन करने वाले हैं। ये लोकेशन है हाइफा, जिसको लेकर ये खबर मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि अब जो तस्वीरें हिजबुल्लाह ने जारी की हैं उसमें दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने हाइफा की जासूसी की है। हाइफा के मिलिट्री बेस की जासूसी का मतलब
एक्सपर्ट से समझेंगे। हाइफा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मनीष से जानेंगे। सीधी तस्वीरें भी हाइफा की आपको दिखाएंगे और इजराइल के हाइफा से ही संवाददाता मनीष झा ने जो रिपोर्ट भेजी है, पहले वो तस्वीरें देखिए, वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे मनीष से बात। हम इस वक्त आपको दिखाते हैं वो हाइफा जहां पर हिजबुल्लाह इजराइल के तमाम अहम मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने की धमकी दे रहा है। और इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर हाइफा के उन तमाम लोकेशन को बहुत दूर से देख रहे हैं। हम जानबूझकर बहुत सारे टारगेट को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के वीडियो में जिन इलाकों को टारगेट करने की धमकी दी गई है और जिस पर हमला करने की धमकी दी गई है, अगर मैं उन इलाकों के बारे में आपको बताऊं तो हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो रामत डेविड एयर बेस को टारगेट करेंगे। इसके अलावा हाइफा में जहां जहां पर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है, उसके लोकेशन को बताते हुए उसे टारगेट करने की धमकी दी गई है। साथ ही हाइफा में मौजूद आईडीएफ के कमांड और कम्युनिकेशन सेंटर, जहां से कि आईडीएफ अपने आर्मी हेडक्वार्टर को कोऑर्डिनेट करती है और साथ ही में साउथ लेबनान के ग्राउंड ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करती है, उसे टारगेट करने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, बल्कि हाइफा में मौजूद मिसार बेस को, जहां पर हाइफा की सुरक्षा के लिए तमाम एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, उसे हमला करने की धमकी दी गई है। और इसके अलावा हाइफा के पास ही मौजूद जीव मिलिट्री बेस को, जहां पर कि मध्यम दूरी की मिसाइलों के हमले को रोकने के लिए डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, उसे टारगेट करने की चेतावनी दी गई है। और इसके अलावा सबसे अहम स्टेला मेरिस मिलिट्री बेस, वो बेस जहां पर कि मल्टी लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, इन सब को टारगेट करने की धमकी दी गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। लेकिन इन मिलिट्री बेस के अलावा हाइफा के दक्षिणी सिटी और इसके अलावा नहारिया, किरियात सिमोना के इलाके को भी और सफ़ेद के इलाके को भी, जहां पर लगातार हिजबुल्लाह के रोज़ सैकड़ों रॉकेट से हमले किए जाते हैं, वहां पर कई अहम मिलिट्री बेस को टारगेट करने की धमकी दी गई है। अब ऐसी स्थिति में आईडीएफ के यहाँ पर मौजूद तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट रखा गया है, ताकि हिजबुल्लाह के ऐसे किसी भी मंसूबे पर पानी फेरा जा सके। हाइफा से ही मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें कर रहे हैं ज्वाइन, और साथ ही अचल मल्होत्रा सर भी हमें नजर आ रहे हैं। मनीष, सरल शब्दों में समझा दीजिए इंपॉर्टेंस क्या है। महत्वपूर्ण बंदरगाह है जानते हैं, लेकिन यही टारगेट पर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हाइफा इजराइल का ना केवल सबसे इम्पोर्टेंट कमर्शियल सिटी है, बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भी वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ इजराइल के जितने भी इलाके हैं, उन सब को हाइफा से ही आप कोऑर्डिनेट करते हैं। और हाइफा में ही इजराइल के महत्वपूर्ण तमाम एयर डिफेंस सिस्टम या फिर एयरबेस मौजूद हैं, और वहीं से कंट्रोल होता है वो सारा इलाका जिसे आप नॉर्थ इजराइल के तौर पर जानते हैं। तो आपसे बात करते हुए जब हम हाइफा से नॉर्थ इजराइल की तरफ बढ़े हैं, तो देखिए मेरे एक तरफ नहारिया का इलाका है, दूसरी तरफ सफ़ेद का इलाका है। सफ़ेद जिसके बारे में अभी अभी आपने कहा कि वहाँ पर हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं, और जब हम लगातार ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, इस दौरान महज 10 मिनट पहले सफ़ेद और सफ़ेद से आगे किरियात सिमोना, मेतुला, गलीली और तमाम इलाकों में हिजबुल्लाह ने आज फिर अभी अभी रॉकेट दागे हैं। कल हिजबुल्लाह की तरफ से 300 रॉकेट दागे गए थे और आज सुबह से लगातार रॉकेट दागने का सिलसिला जारी है। लेकिन चूंकि हाइफा में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, चूंकि इन इलाकों में अलग अलग जगह पर आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया गया है, तो ज़्यादातर हिजबुल्लाह के रॉकेट को नेस्तनाबूद किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत जगह पर जान माल की क्षति हो रही है। और ऐसी स्थिति में जब एक तरफ आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन इलाकों पर लगातार टारगेट किया जा रहा है। मेरे पीछे जो आप ये हाईवे देख रही हैं, इससे लगातार मैं मिलिट्री व्हीकल्स के आते जाते हुए देख पा रहा हूं, जहां पर कि लगातार
जो लोग ग्राउंड ऑपरेशन में सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो लोग कन्फ्रंटेशन जोन में तैनात है, वो आर्मी के व्हीकल्स यहाँ पर आते हैं, उनको बैकअप फोर्स भेजी जा रही है। तो ये सूरत हाल फिलहाल नॉर्थ इजराइल के अलग अलग इलाकों में है और इन सब का कोऑर्डिनेशन पॉइंट है वो हाइफा, जहाँ पर कि हिजबुल्लाह ने कुछ घंटे पहले ड्रोन से जासूसी की है और हाइफा के अहम ठिकानों को टारगेट करने की धमकी भी दी है। सुरभि, मनीष, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस आपने इसकी बता दी है, लेकिन आगे की एक और स्ट्रैटेजी पर अचल सर आपसे करूं सवाल। उससे पहले यही खबर, क्योंकि अब खमेनी से ईरानी 39 सांसदों ने अपील की है, न्यूक्लियर सिद्धांत बदलने की अपील और जल्द से जल्द परमाणु टेस्ट करने को कहा गया। परमाणु हथियारों पर धार्मिक प्रतिबंध हटाने की ये अपील, इसका मतलब क्या है? एक्सपर्ट से करूं सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और इजराइल का सिरदर्द रहा है। आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट हम दिखाने वाले हैं। यह रिपोर्ट ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ही आधारित है और इस रिपोर्ट के माध्यम से सवाल करने से पहले यह इंफॉर्मेशन, क्योंककि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि ईरान के पास 5750 किलो इनरिच्ड यूरेनियम है और 165 किलो ऐसा यूरेनियम जिससे कभी भी परमाणु बम बन सकता है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा कि इजराइल को ईरान का परमाणु प्रोग्राम तबाह करना चाहिए। नेतन्याहू की ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की मंशा को लेकर इस वक्त सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं और अमेरिका से परमाणु ठिकानों पर हमले की हरी झंडी नहीं मिल रही है। लेकिन एक मैप, इसी इंफॉर्मेशन वॉल पर एक मैप आपके सामने ईरान के परमाणु ठिकानों की ये जानकारी है और ईरान के ये परमाणु ठिकाने हैं कहां पर, ये देख लीजिए। क्योंकि इराक के साथ साथ बोनब, रामसर, तेहरान, पर्शिन, फोडो, अराक, नतांस, ईरान, सांगन, ज़ियासत, इस्फहान, बुशर, गाशन। मनीष के साथ मैं जानती हूँ स्टूडियो में इन लोकेशंस के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि आखिर ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां पर परमाणु सेटलमेंट्स को देखते हुए टारगेट पर ये रह सकती हैं। अब अचल सर, आज के हालात के बीच में लिए जा रहे ये फैसले और ये अपील मतलब क्या है? हाइफा पर टारगेट की स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस मनीष ने हमें बताई, लेकिन इकोनॉमिक स्तर पर क्या इजराइल को ये कमजोर करने की कोशिश, और दूसरा परमाणु टेस्ट को लेकर की जा रही अपील का मतलब? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ईरान के जो सांसदों ने अपील करी है, वो चाहते हैं कि जाहिर है वो दिखाएं इजराइल को और बाकी दुनिया को कि अगर ईरान के ऊपर कोई ज्यादा बड़ा खतरा इजराइल की तरफ से आएगा तो फिर आने वाले वक्त में वो अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो एक डेटरेंस भी है और एक थ्रेट भी है, तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। बाकी जो ईरान न्यूक्लियर इशू का सवाल है, इत्तेफाक से मैंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में करीब 3.5 साल रहा हूँ, तो ये इशू बहुत ही गरमाया रहा है समय समय पे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। जबकि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो अलग बात है। और जो आपकी सिपरी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हिसाब से उनके पास 40-50 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। बहरहाल इस बैकड्रॉप में जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, अगर उस डील को सही से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काफी हद तक रोक लगाई जा सकती थी। जिस एनरिच यूरेनियम की IAEA की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, उसको धीरे धीरे खत्म करने की बात थी, या फिर उसका जो एनरिचमेंट का जो लेवल है, जो बॉम्ब तक की एनरिचमेंट है, वहां तक नहीं पहुंचने दिए जाने की बात थी और उसको रशिया में भी एनरिच करने का प्रपोजल था। बहरहाल वो तो अभी पोजीशन नहीं है क्योंकि ट्रंप वहां से बाहर निकल गए, रीनेगोशिएट हो नहीं पा रही है। तो ईरान न्यूक्लियर इशू अपनी जगह है और इसको अब ईरान में ये सेंटिमेंट आएगा कि भाई ये हमारी एक ऐसी ताकत है जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। राइट का लेकिन एक और खबर है इस बीच, सॉरी टू बटन, अब इजरायली रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आ रहा है और ये बड़ा बयान है। योव गैलेंट की तरफ से क्या कहा गया जानिए। ईरान पर हमारा हमला घातक होगा और हमारा हमला सटीक और आश्चर्यजनक होगा। हालांकि इस बयान का मतलब भी डिकोड करेंगे, यानी टारगेट पर क्या क्या हो सकता है, इसी को लेकर स्पेकुलेशंस भी लगाए जा रहे हैं। इन बयानों के आधार पर एक हकीकत यह है कि ईरान पर इजरायली हमला कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। टारगेट पर मिलिट्री बेस, ऑयल डिपो, न्यूक्लियर साइट्स, और न्यूक्लियर साइट्स इसलिए क्योंकि यहां पर नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट और तेल अवीव से जिसकी दूरी 2027 किलोमीटर है,
फॉर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट तेल अवीव से इसकी दूरी है 1842 किलोमीटर। अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर तेल अवीव से इसकी दूरी है 1712 किलोमीटर। और इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जिसकी तेल अवीव से दूरी है 1982 किलोमीटर। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट तेल अवीव से इसकी दूरी है 2072 किलोमीटर। और इजराइल के चैलेंज के तहत खबर को समझिए, क्योंकि इजरायली फाइटर जेट की उड़ान जो कि 1500 से 1600 किलोमीटर तक हो सकती है। और ईरान में रूसी डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर भी जिस तरीके से खबरें आ रही है, फिलहाल आपको बता दूं बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत की खबर पिछले 24 घंटे में सुर्खियां बनी हुई है। और फोन पर 30 मिनट तक दोनों की बातचीत को लेकर खबर है। ईरान पर हमले को लेकर बात हुई है। बाइडेन के साथ कमला हैरिस की मौजूदगी को लेकर भी इनपुट है। नेतन्याहू के साथ सीडीएस और सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद बताए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ जरूरी जानकारियां अभी तक इस आधार पर सामने आई हैं। उसमें सबसे बड़ा सच ये माना जा रहा है कि जिंदा है सिनवार और इजराइल का ये सिरदर्द। हमास लड़ाकों को गाइड कर रहा है सिनवार, हमास के लिए हथियार जुटाने की कोशिश में है और सिनवार की हमास को नए सिरे से स्थापित करने, खड़ा करने की कोशिश। हालांकि इजराइल से मध्यस्थता कर रहे लोगों से भी वो संपर्क में है और गाजा के नरसंहार को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने में जुटा है। सिनवार के अरब के किसी देश में छिपे होने का शक है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जनरल की तरफ से किए जा रहे इस दावे के आधार पर अचल सर, एक इनपुट आपसे मैं ये जरूर चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका की इजराइल की तनातनी और सिनवार की मौजूदगी में हमास को रीस्टैब्लिश करने की इस कोशिश का मतलब समझाइए। में अब दो राय नहीं रहेगी कि अमेरिका और इजराइल जो 1948 से सबसे क्लोज अलाइज माने जा रहे थे, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में दोनों के बीच में मतभेद है, अप्रोच का मतभेद है, नजरिए का मतभेद है। जहां तक नेतन्याहू है, वो समझते हैं कि ये वंस इन ए लाइफ टाइम उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती इन सबको खत्म कर सकते हैं और साथ ही साथ ईरान को सबक सिखा सकते हैं। ईरान और इजराइल एक दूसरे के अस्तित्व का खतरा बताते आ रहे हैं। ये तो है नेतन्याहू का नजरिया। लेकिन अमेरिकन नहीं चाहते कि इजराइल की तरफ से कोई इतना बड़ा ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक हो जाए जिसके चलते पूरे वेस्ट एशिया में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, बाकी जो बियॉन्ड द रीजन भी उसका असर होगा। मान लीजिए ईरान की आप एनर्जी के ऊपर अटैक करते हैं तो आप पहले ही देखा कुछ दिन पहले ही कैसे तेल की कीमतें बढ़ गई। उसके बाद यूरोपियंस भी नहीं चाहेंगे, यूरोपियन अलाइंस भी जो इसका आफ्टर इफेक्ट है वो नहीं चाहेंगे। जहाँ तक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो तो बहुत, फिर उसका रेपरकशन बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इतनी ज्यादा सिक्योर है ईरान की, सैकड़ों फीट जमीन के नीचे उनकी ये फैसिलिटीज बनी हुई हैं और जानकारों का ये कहना है कि शायद दुनिया में एक ही बॉम्ब है जो इजराइल के पास नहीं है जो इतना डीप पेनिट्रेट कर सकता है। हाँ, अगर वो कोई विद इन ईरान सैबोटेज का प्लान बना लेते हैं, कोई अंदरूनी ताकतों का इस्तेमाल कर, अंदरूनी अपने जासूस या कोई दूसरे तरीके से वहां सैबोटेज करा दे तो करा लें, लेकिन ज्यादा उसके प्लान और प्रोग्राम को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन अमेरिका अलाइज सभी ये चाहते हैं कि इतना कोई सीरियस अटैक नहीं हो, इसे लोकलाइज ही रखा जाए और नेतन्याहू फिलहाल इसको इस पे ज्यादा तवज्जो दे नहीं रहे। लेकिन एक रिस्पांस मनीष में आपसे इस आधार पर चाहते हैं, क्योंकि इजराइल आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं मनीष, सीधी तस्वीरें पहले वो भी दिखा दीजिए। दूसरा, इस लिहाज से इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि इजराइल हर फ्रंट पर बिना अमेरिका के सहयोग के या उससे कुछ छिपा कर भी मिडिल ईस्ट में मुकाबला कर सके? देखिए, इजराइल और अमेरिका के बीच जो रिश्ता है ना, वो आप बाप बेटे का रिश्ता कह लें, पति पत्नी का रिश्ता कह लें, ठीक उसी टाइप का है। साथ नहीं छोड़ने वाले हैं चाहे जितना भी मतभेद हो जाए। और वो बात हमने देखा जब बीते 1 साल के दरमियान इजराइल ने जब गाजा में हमास के खिलाफ स्ट्राइक के नाम पर बमबारी की, काफ़ी अमेरिका पर प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था, बाइडेन की तरफ से तमाम तरह के स्टेटमेंट जारी किए गए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अमेरिका में चाहे जो भी राष्ट्रपति बने, बाइडेन बने, ट्रंप बने, कमला हैरिस बने, यहाँ तक छोड़िए अगर कोई ईरान मूल का भी व्यक्ति अमेरिका में प्रेसिडेंट बनता है, तब भी अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। अब उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो बात यह है कि इजराइल के लिए इस बार आर पार की लड़ाई है। और मैं आपके सवाल का जवाब दूं, इस बीच में आप लगातार अमित तमाम लोकेशन दिखाते रहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन लोकेशन पर आप जो ये नॉर्थ इजराइल के ये सभी लोकेशन इस वक्त TV9 के कैमरे पर पूरी दुनिया के दर्शक देख रहे हैं, आप सोचिए कौन मुल्क होगा
जो ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी टेरिटरी पर बाहर से लगातार रॉकेट के हमले हो, मिसाइल के हमले हो, ये लॉजिक दी जा सकती है कि लेबनान तबाह हो रहा है लेकिन इजराइल में कुछ क्षति नहीं हो रही है। इजराइल में इसलिए क्षति नहीं हो रही है क्योंकि इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है। जरा कल्पना करिए अगर इजराइल के पास आयरन डोम नहीं होता, डेविड स्लिंग नहीं होता, एरो नहीं होता, तो ईरान ने जो 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारे थे उसकी वजह से इजराइल को क्या क्षति मिलती, या फिर अप्रैल में जब ईरान की तरफ से रुकना चाहूंगी एक और बड़ी खबर का आगे मुझे रुक करना है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अचल सर आपका और मनीष इस वक्त मुझे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इस फ्रंट पर जिस तरीके से अभी फैसले लिए जा रहे हैं उस लिहाज से आज की हकीकत लगातार आपको टीवी9 भारतवर्ष बताता रहेगा। ये खबर है हरियाणा की हार पर बैठक में राहुल गांधी के बयान को लेकर। आपको बता दें नेताओं ने अपने हित ऊपर रखे हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। नेताओं ने पार्टी का हित नीचे रखा। खड़गे के घर पर समीक्षा बैठक को लेकर इस वक्त खबर सामने आ रही है और इसी बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत भी हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बैठक में जो बड़ा बयान दिया है, नेताओं के हित पार्टी से ऊपर रहे, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहा और हार की समीक्षा को देखते हुए किस तरीके से बड़ी बात इस बैठक से निकलकर सामने आ रही है, कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कुमार, इस बयान का जरा मतलब भी समझा दीजिए। नाराजगी पहले भी थी, नतीजों के बाद की नाराजगी और ये सीधे तौर पर बयान की नेताओं के हित पार्टी से ऊपर रहे। इस बारे में करूं सवाल उससे पहले कांग्रेस की बैठक पर एक और बड़ा अपडेट है, क्योंकि हुड्डा और उदयभान मीटिंग में शामिल नहीं हुए। सैलजा और सुरजेवाला को बुलाया ही नहीं गया था। ये एक और बड़ी खबर इस बैठक को देखते हुए सामने आ रही है। एक एक डिटेल हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत के पास है, बताएं विक्रांत। ये देखिए, राहुल गांधी खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर गए, जहां की समीक्षा बैठक हरियाणा की होनी थी, जिसमें पर्यवेक्षक अजय माकन और अशोक गहलोत भी मौजूद थे, सचिव मनोज चौहान थे और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव मौजूद थे। और जो बाहर आकर अजय माकन ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं मतभेद थे पार्टी के भीतर। उन्होंने कहा कि ईवीएम में जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर भी चर्चा हुई और पार्टी के भीतर जो मतभेद रहे उन पर भी हमने समीक्षा की है। आगे क्या कदम उठाना है, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी और आगे क्या कदम उठाना है वो हम आगे रणनीति धीरे धीरे बनाएंगे। लेकिन अहम बात यह रही कि राहुल गांधी ने इस बैठक में कहा कि जिस तरीके से कुमारी सैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला हो या भूपेंद्र हुड्डा हो, जिनकी तरफ से बार बार कहा गया कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, और उसके बाद में इस तालमेल की लगातार कमी दिखी, तीनों नेता कहीं साथ में नजर नहीं आए, रणदीप सुरजेवाला कैथल के बाहर नहीं निकले, तो जिस तरीके से सिर्फ उटव्वल रहा और नतीजे जब खराब आ गए, क्योंकि सभी नेता आश्वस्त कर रहे थे राहुल गांधी को कि हम बहुमत पा रहे हैं, हम 60 के करीब हैं, और जब आंकड़ा 37 पर रुक जाता है और छीछालेदर होती है ईवीएम की, हालांकि गड़बड़ी की बात कांग्रेस और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हार हुई है उसके बाद कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यह माना है कि पार्टी के जो नेता थे राज्य के, उन्होंने अपने हित को ऊपर रखा। क्या सीधे तौर पर इनका नाम लिया गया? ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि ये खबर भी वाकई हैरान करने वाली है कि आखिर कुमारी सैलजा और सुरजेवाला को इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया। देखिए, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, अगर आप याद करें तो मैनिफेस्टो जब अनाउंस हुआ था तब भी नहीं थे कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला, तब भी नहीं थे जब दिल्ली में 7 गारंटियां लॉन्च हुई थी खड़गे की मौजूदगी में, और कुमारी सैलजा रणदीप सुरजेवाला कल भी नहीं थे जब चुनाव आयोग डेलीगेशन गया था, तब भी उनका नाम नहीं था, और आज की बैठक के लिए भी उनका नाम नहीं था। तो हालांकि आधिकारिक तौर पर यह कहा जाता है कि वो दोनों सांसद हैं, जैसे कि दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं, जब दीपेंद्र हुड्डा को नहीं बुलाया गया तो उनको भी नहीं बुलाया गया, और प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान और सीएलपी नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, इस हैसियत से उनको बुलाया गया। लेकिन इस बैठक में भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान नहीं पहुंचे, हालांकि सूची में उनका नाम था। ये अभी जानकारी सामने आनी बाकी है कि क्या दोनों से फोन पर ही जानकारी ले ली गई या फिर दोनों को नहीं बुलाया गया या दोनों नहीं आए, तो ये एक सवाल है। लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा की हार कांग्रेस को बहुत साल रही है, इसीलिए राहुल गांधी ने खुद समीक्षा बैठक की है। अगले कड़े कदम क्या होंगे? हालांकि पहला कदम मुझे लगता है कि नया प्रदेश अध्यक्ष होगा और नया ही सीएलपी लीडर भी हो सकता है हुड्डा की जगह, यानी एक एक्शन भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें और खबर सामने जिस तरीके से आ रही है उसमें ये साफ हो गया, ऑल इज नॉट वेल। शुक्रिया कुमार। अब हाथरस भगदड़ कांड में बाबा साकार हरि का बयान दर्ज हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज हुआ है और 2 घंटे 15 मिनट तक साकार हरि से सवाल जवाब भी हुए हैं। बाबा साकार हरि ने सत्संग में शामिल 1100 लोगों का हलफनामा सौंपा है। विपिन चौबे मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, क्या खबर है इस बारे में?
देखिए, आज सुबह लगभग 10:30 बजे जो न्यायिक आयोग सरकार के द्वारा गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव कर रहे थे, उनके समन पर जो इस पूरे मामले में नारायण साकार हरि और भोले बाबा पहुंचा हुआ था, लगभग 2.25 घंटे तक उससे बंद कमरे में पूछताछ की गई है और उस दिन का पूरा ब्यौरा मांगा गया था। इसके आयोजनकर्ता कौन थे, आप वहां कब पहुंचे थे, आप जब निकले तो माहौल क्या था, आपने वहां क्या देखा, कैसे भगदड़ हुई, आपको क्या जानकारी हुई, आपने क्या कहा, इन तमाम चीजों को लेकर उनका बयान दर्ज कराना था। लगभग 2.25 घंटे तक वो अपना बयान दर्ज करवाते रहे और इसके साथ ही लगभग 1100 लोगों का एफिडेविट लेकर कि इस पूरे मामले में उनकी कोई गलती नहीं है, उनका आयोजनकर्ताओं की गलती है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, ये तमाम जवाब देते नजर आए। और सबसे बड़ी बात, आज जब नारायण साकार हरि और भोले बाबा वहां पर पहुंचे तो बीजेपी के विधायक, पूरनपुर पीलीभीत से बीजेपी के विधायक हैं बाबूराम पासवान, उनकी बीजेपी के झंडे लगी गाड़ी और विधायक लिखी गाड़ी में वो पहुंचे। हमने बाबूराम पासवान से बात भी की है, उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर है कि ये शुरुआत से कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में नारायण साकार हरि को सरकार का संरक्षण है। शायद यही वजह कि इतने बड़े भीषण जो कांड हुआ था जिसमें 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उसकी चार्जशीट में, उसकी एफआईआर में नारायण साकार हरि और भोले बाबा का नाम तक नहीं है। अब इस पूरे मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें एक की मौत हो गई है। मामला अदालत में है, लेकिन न्यायिक आयोग अपना काम कर रहा है, क्योंकि न्यायिक आयोग को यह रिकमेंडेशन भी करनी है कि भविष्य में अगर ऐसी कोई आयोजन हो और ऐसी घटना ना हो, उसके लिए क्या आप बिंदु देंगे, उसके लिए भी काम कर रहा है ये न्यायिक आयोग। चलिए, शुक्रिया विपिन पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस पूरे मामले की जांच पर आपसे लेंगे अपडेट। अमेरिका सदी के सबसे बड़े तूफान मिल्टन का सामना कर रहा है और मिल्टन हरिकेन की रफ्तार के सामने दुनिया के सबसे ताकतवर देश की रफ्तार कैसे धीमी पड़ गई है, उसकी एक एक तस्वीर अब आपके सामने। मिल्टन तूफान में सबसे ज्यादा असर अमेरिका के फ्लोरिडा में देखने को मिल रहा है। शक्तिशाली तूफान अपने पीछे तबाही, बर्बादी का मंजर कैसे छोड़कर गया, वही सबूत। तूफान मिल्टन के कारण राष्ट्रपति जो बाइडेन की 10 से 15 अक्टूबर की जर्मनी और अंगोला की निर्धारित यात्रा को भी स्थगित करने का फैसला हुआ है। टैंपा खाड़ी के आसपास रहने वाले लोगों को घर छोड़कर जाने को कह दिया गया है। करीब 60 लाख लोग घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए हैं। मिल्टन हरिकेन से फ्लोरिडा के टैंपा में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। समंदर में 15 फीट ऊंची लहरें उठी हैं। सैकड़ों पेड़ जड़ से कैसे उखड़ गए, तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिन सड़क पर गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां समंदर का पानी है। मिल्टन तूफान के कारण 20 लाख फ्लोरिडा वासी बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। जैसे जैसे तूफान अंदर की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे तबाही का दायरा भी बढ़ रहा है। और आइए अब सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह। रतन टाटा को पूरा देश इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनके योगदान की सराहना करते हुए उन्हें याद कर रहा है। आपको बता दें, दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त है जब उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके शानदार व्यक्तित्व का भी वो जिक्र कर चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम सभी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। 86 की उम्र में उनके निधन के बाद पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। तिरंगे में लपेटकर पार्थिव शरीर नरिमन पॉइंट पर मौजूद है और 3:30 से 4 बजे तक का वक्त है जब उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पीयूष गोयल भी उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नरिमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में एनसीपीए में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। वहीं की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाम का वो वक्त जब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार इस बारे में हमारे सहयोगी हमें राजीव जानकारी दे रहे हैं। राजीव एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और राजीव, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे इस वक्त अमित शाह की भी हम तस्वीर देख रहे हैं। राजीव, राजीव आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस बारे में फिलहाल जानकारी जी बताएं। देखिए, अमित शाह कुछ मिनट पहले ही अभी पहुंचे हैं एनसीपीए मुंबई के जो कि नरिमन पॉइंट में, जहां पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है रतन टाटा का, और उनको आखिरी विदाई, अंतिम दर्शन कर रहे हैं, आखिरी विदाई दे रहे हैं। और इससे पहले सुबह से ही लगातार वीवीआईपी के आने का सिलसिला जारी है। अमित शाह दर्शन करके जाएंगे, उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद में यानी कि 3:30 बजे के आसपास में
पार्थिव शरीर को यहाँ से वर्ली के शमशान गृह में लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सौदागृह होता है उसके जरिए जो है अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। यानी कि जो एक पारसी रीति रिवाज है। तो राजीव, हमारे सहयोगी लगातार इन सीधी तस्वीरों के साथ साथ हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। और आपको बता दें, पीयूष गोयल ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। फिलहाल शाम 4 बजे का वक्त, जब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन, इसका पूर्णतः पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना,